नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। राज्य दर राज्य, चुनाव दर चुनाव सफलता का परचम लहराती आ रही भारतीय जनता पार्टी की अग्नि परीक्षा लोकसभा चुनाव में होने वाली है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मिशन 370 का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य एनडीए को 400 पार पहुंचाने का भी है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 सीटों का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। तो वहीं एनडीए को मिलाकर यह लक्ष्य 400 सीटों के पार ले जाने का है। भाजपा ने यह लक्ष्य यूं ही तय नहीं किया, बल्कि इसके पीछे कई खास रणनीति भी तैयार की गई है, जिस पर पिछले लंबे समय से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि बीजेपी 370 का आंकड़ा पार कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देगी, तो वहीं सहयोगी दलों के साथ 400 का आंकड़ा पार करेगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का चुनाव अभियान हिंदुत्व के साथ ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने जैसी उपलब्धियों की इर्द गिर्द रहने की संभावना है। इन उपलब्धियों को लेकर बीजेपी के नेता मुखर भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 10 साल के कामकाज, कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को बड़ी उपलब्धि को लेकर बीजेपी जनता के बीच जा रही है। साथ ही पार्टी का सबसे ज्यादा जोर जो है वो है बूथ मैनेजमेंट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अधिवेशन में भी हर बूथ पर मतदाताओं को जोड़ने पर सबसे अधिक जोर दिया और कार्यकर्ताओं को अगले 100 दिन के लिए टास्क भी सौंप दिया। पीएम मोदी ने कहा था कि बीजेपी का कार्यकर्ता पूरे साल देश की सेवा के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है, लेकिन अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नए उमंग, नए उत्साह, नए विश्वास और नए जोश के साथ काम करने का है। एक एक मतदाता तक पहुंचना है। हर नेता कार्यकर्ता से हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने को कहा गया है। अब आंकड़ों की बात करें तो देश भर में कुल मिलाकर 10,35,000 और एक लोकसभा क्षेत्र में औसतन 1900 बूथ हैं। अब इस हिसाब से देखें तो बीजेपी का लक्ष्य एक लोकसभा क्षेत्र में औसतन 7 लाख और कुल मिलाकर करीब 48 लाख मतदाताओं को जोड़ने का है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में बीजेपी की रणनीति है। ऐसे में सवाल यही है कि बीजेपी के लिए 370 सीटें कितनी चुनौतीपूर्ण है। क्या राम मंदिर और आर्टिकल 370 बीजेपी को कराएगा 400 पार, और क्या चुनावी जंग जीतने के लिए बीजेपी केवल इन मुद्दों पर ही निर्भर है या कुछ और भी बीजेपी के पिटारे में है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से केंद्र में सरकार बनाने के लिए तैयार है। इसके लिए बीजेपी ने सीट दर सीट रणनीति तैयार की है। 370 का तिलिस्म तोड़ने के लिए बीजेपी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक अपना जनाधार तो बढ़ा ही रही है, साथ ही अन्य दलों को भी अपने साथ लेने की कवायद जारी है। बीजेपी एक एक सीट का हिसाब कर दूसरी पार्टियों के नेताओं पर डोरे डाल रही है जो उन सीटों पर मजबूत हैं। बीजेपी को अपनी संख्या बढ़ानी है तो न केवल मौजूदा ताकत बनकर रखनी होगी, बल्कि नई सीटें भी जीतनी होंगी। और यही वजह है कि बीजेपी पिछले 2 साल से उन 161 सीटों पर काम कर रही है जहां उसे या तो हार मिली या फिर कम मार्जिन से जीती। इसके अलावा क्लस्टर बनाकर वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों और अन्य नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। फिर एक बार, अब की बार। बात हिंदी पट्टी के राज्यों की करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश की 80, मध्य प्रदेश की 29, राजस्थान की 25, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर क्लीन स्वीप कराने का टारगेट लेकर बीजेपी चल रही है। तो वहीं बिहार के 40, दिल्ली में 7, पंजाब में 13, हरियाणा में 10, झारखंड में 14 सीटों में से ज्यादा सीटें और गठबंधन को बढ़ाने की कवायद है। कोशिश बीजेपी की यही है कि इन राज्यों की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाया जा सके। लोकसभा की 543 सीटों में से बीजेपी करीब 160 सीटों को अपने लिए कमजोर मानती है, लेकिन इंडिया गठबंधन के बाद अब उसकी नई गिनती करीब 240 सीटों की है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पंजाब और उड़ीसा में कुल 177 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 2000
2019 में बीजेपी 32 सीटें ही जीतने में सफल रही थी। इसके अलावा 63 सीटें अलग अलग राज्यों की हैं, जहां पर मुस्लिम वोटर अहम रोल में है। 2019 में बीजेपी इन 63 सीटों में से महज 15 सीटें ही जीतने में सफल रही थी। बात बीजेपी के मिशन साउथ की करें तो 370 का तिलिस्म तोड़ने के लिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस साउथ पर ही रहा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने 11 दिन का जो अनुष्ठान किया, उसमें दक्षिण भारत के राज्यों में अपना जनाधार बढ़ाना बीजेपी की प्राथमिकता थी। अब मौजूदा सीटें बरकरार रखने के साथ ही दक्षिण में अपनी ताकत बढ़ाए बिना बीजेपी का मिशन 370 पार मुश्किल ही है। ऐसे में तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर बीजेपी की नजर है। कर्नाटक की सत्ता गंवाने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जेडीएस के साथ गठबंधन करके अपने सियासी समीकरण दुरुस्त कर लिए हैं। कर्नाटक में 29 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी ने 2019 में 25 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, तो वहीं तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास फिलहाल 4 सीट ही है। आंध्र प्रदेश में 25, तमिलनाडु में 39 और केरल में 20 लोकसभा सीटें आती हैं। साथ में कई अन्य राज्य भी अपनी खास भूमिका निभाएंगे। ओडिशा में 21 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी 8 सीटें 2019 में जीती थी। पंजाब की 13 सीटों में से 2 ही सीट बीजेपी के पास है। बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 18 सीट बीजेपी ने जीती थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। बीजेपी के 370 और एनडीए के 400 पार सीटों का टारगेट इन सीटों पर जीत के बिना पूरा नहीं हो सकता। बात पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की करें तो इन दोनों राज्यों में 42 और 48 सीटें हैं। 2014 के आम चुनाव की तुलना में 2019 में पीएम मोदी का जादू बंगाल की जनता के दिलो दिमाग पर और ज्यादा सिर चढ़कर बोला था। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद बीजेपी मजबूत स्थिति में थी, जिसके बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को बीजेपी में शामिल कराकर ये संदेश दिया कि पार्टी किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। इसके अलावा बीजेपी सीट दर सीट रणनीति तैयार कर रही है। पार्टी एक एक सीट का हिसाब कर दूसरी पार्टियों के ऐसे नेताओं पर डोरे डाल रही है जो उन सीटों पर मजबूत हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में पार्टी आलाकमान चाहता है कि बीजेपी के समुद्र में नदियों और दरिया के शामिल होने का सिलसिला 2024 के बाद भी यूं ही चलता रहे और कारवां बढ़ता रहे। बात 2019 की करें तो बीजेपी ने अपने दम पर 303 सीटें जीती थी, जो 2014 की 282 सीटों से ज्यादा थी, जबकि कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी। 2019 में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के पास 332 सांसद थे और इंडिया गठबंधन के मौजूदा 28 सदस्यों के पास 144 सीटें मिली थी। लेकिन 2019 के बाद से एनडीए की संरचना में बड़े बदलाव हुए हैं। अन्ना द्रमुक, जदयू और अकाली दल जैसे क्षेत्रीय दल उसका साथ छोड़ चुके हैं। फिर भी 543 सदस्यीय लोकसभा की वर्तमान संरचना दर्शाती है कि 319 सांसदों के साथ एनडीए 139 सीटों वाले इंडिया गठबंधन से काफी आगे है। मौजूदा एनडीए सदस्यों का 2019 में संयुक्त वोट शेयर करीब 40% था, जबकि इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को 35% वोट मिले थे। नरेंद्र मोदी का सपना 370 से ज्यादा सीटें और 55% वोट शेयर पाने का है। जाहिर है कि वो अब तक की उपलब्धियों को लेकर संतुष्ट नहीं बैठेंगे और यकीनन एक नए कीर्तिमान की ओर बढ़ना चाहेंगे। तो 370 का तिलिस्म क्या तोड़ पाएगी बीजेपी? वाकई बड़ा सवाल है। चलिए इसे खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता महाराष्ट्र से रत्नाकर सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता दिल्ली से कार्तिकेय सिंह जी, सपा प्रवक्ता यूपी से विवेक पांडे जी, आप नेता दिल्ली से राकेश कुमार जी, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुलेरे जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले रत्नाकर सिंह जी, आप इसे शुरुआत करना चाहेंगे इस डिबेट की। जिस तरह से 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए आप ये टारगेट लेके चल रहे हैं, लेकिन कैसा पूरा होगा? क्योंकि अगर देखें साउथ यहां पर कहीं ना कहीं बड़ा चुनौती आपके लिए बना हुआ है, क्योंकि 131 सीटों में से सिर्फ 29 सीटें आपके पास है, उसमें कर्नाटक और तेलंगाना की सब सीटें हैं। बाकी अगर बात कर लें तमिलनाडु की, केरल की, आंध्र प्रदेश की, लक्षद्वीप की, पौंडीचेरी की, यहां पर तो आपका खाता भी नहीं खुला है। तो इस टारगेट को कैसे पूरा करने वाले हैं? रणनीति बना रहे हैं लगातार, लेकिन इतना आसान नहीं लगता। भागीरथ जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा
कि पिछले 10 सालों में जिस प्रकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आम जनता के लिए काम किया है और उस काम को घर घर तक पहुंचाने का जो है जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं ने लिया था और कार्यकर्ताओं ने पूरा किया, वो काम आज पूरे देश में दिख रहा है। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं, उसमें देश की जनता का आशीर्वाद जो है नरेंद्र मोदी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने तमाम 10 साल के अंदर ऐसी योजनाएं जो आम जनता के लिए लाई, जिससे डायरेक्ट जो है आम जनता लाभान्वित हुई है और एक बड़ा लाभार्थी वर्ग जो है खड़ा हुआ है हमारे देश में। और वह लाभार्थी वर्ग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में वोट देगी और वह भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी। और हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पे जो सक्रिय हैं वो आम जन तक जाएंगे और लाभार्थियों से मिलेंगे और उनको अपनी बातों को रखेंगे। रत्नाकर सिंह जी, देखिए 2019 में भी इस तरह की बातें आप लोग कर रहे थे और लगातार उसका फायदा भी आप लोग को मिला। आप लोग की जो सीटें थी 2014 से ज्यादा 2019 में सीटें हैं, लेकिन साउथ तब भी वहां पर आप उतना परचम नहीं लहरा सके जितना आप बाकी क्षेत्रों में लहरा सके। यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए साउथ है। बिल्कुल आपने सही कहा भागीरथ जी कि साउथ में निश्चित रूप से हम उतना सीट नहीं जीत पाए थे जितनी हम। देखिए ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आप ये योजनाओं की बात कर रहे हैं, ये योजनाएं तो साउथ में भी थी ना, लेकिन तब भी इसका असर नहीं हुआ। मोदी तो 2019 में भी थे, उनका जादू बाकी जगह चला, लेकिन साउथ में इसका असर नहीं पड़ा। ये योजना उस वक्त भी थी, मोदी जी उस वक्त भी थे, जादू भी था उस वक्त, आप लोग का लहर भी थी, लेकिन साउथ कहीं ना कहीं वो परचम नहीं लहरा पा रही बीजेपी जो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग। टारगेट 370 बड़ा टारगेट। देखिए साउथ में मैं कह सकता हूँ कि साउथ में हम लोग जिस तरह से उम्मीद कर रहे थे उतनी सीटें हमारी आई नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप आंकड़ा अगर 2014 से लेकर 2019 तक देखें तो हम जो है सीट हमारी बढ़ोतरी हुई है। हमने 3 सीट 2019 में पाए। कहीं ना कहीं हम जो हिंदी भाषी क्षेत्र है या राजस्थान ले लीजिए, पश्चिम बंगाल ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, ये सारी सीटों में हमने बहुत अपना वर्चस्व अच्छे तरीके से निभाया। लेकिन कहीं ना कहीं तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, इस तरह की राज्य जहाँ पे हम अच्छे तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। इस बार हमने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली जो है हम वहाँ की लोकल पार्टियों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आज ही आपने देखा होगा कि एक पार्टी है तमिल मनीला कांग्रेस जो तमिलनाडु की है। तो इस तरह की छोटी छोटी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन पार्टियों को हम अपने साथ ला करके हम वोट प्रतिशत वहां पे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से विधानसभा की जो नतीजे होते हैं वो दिगर होते हैं, लोकसभा के नतीजे जो मुद्दे हो वो अलग होते हैं। तो निश्चित रूप से जनता जो है लोकसभा। ठीक है, तो साउथ में गठबंधन के तहत आप लोग तिलिस्म को भेजना चाहते हैं जो यहाँ पर आप लोग ने आंकड़ा तय किया 370 का। ठीक है कार्तिकेय सिंह जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा और एक चीज ऐड करना चाहूंगा भागीरथ जी कि देखिए साउथ में हम लोग भी अपना जनाधार जो है धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा कि तेलंगाना के चुनाव में ही हम किस तरह से जो है वहां पे अपना एक उम्दा परफॉर्म किए। नहीं ठीक है, जनाधार आपका बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह से अभी जनाधार बढ़ रहा है 370 उसके लिए बड़ी चुनौती है वहां पर। कार्तिकेय सिंह जी, किस तरह से बीजेपी के इस रथ को रोकने वाले हैं आप लोग? 370 यहां पर एक एनडीए की तरफ से 400 पार और बीजेपी खुद 370 के पार यहां जाने के 41 में यहां पर एक भेदना चाह रही है। और उसमें इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती के साथ 2019 के अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात कर ले तो तकरीबन इंडिया गठबंधन 35% पे था और एनडीए 40% में था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुश्किलें बहुत हैं, तो कैसे रोकेंगे आप इस रथ को? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब आपने इस डिबेट की शुरुआत करी थी तो आपने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी 370 आर्टिकल पर जो बात थी उसके संदर्भ में कहा है। मैं बताना चाहूंगा जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी और मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, 370 पर डिस्कशन चल रहा था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक शब्द भी 370 के ऊपर नहीं बैठा था, उसी संविधान सभा में बैठे हुए थे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और इनके पूर्वजों के एफिलिएट है। दूसरी बात है कि देखिए एक आजकल एक हंसी मजाक में काम चल रहा है कि जब ये कहते हैं कि 270 सीटें, जनता भी कह रही है कि भैया कुर्सी तो लानी 270 कुर्सियां ला सकते, लेकिन जनता आपको संसद के मुद्दे पर वहां तक भेजने नहीं वाली। उसके कई कारण है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो वादे करे थे 2024 तक पूरे नहीं हुए। 2019 आते आते उन्होंने किस तरीके से पुलवामा के ऊपर वोट पाया था, किस तरीके से पहली बार, और श्रद्धांजलि की बात करते हैं 5 साल से वो पुलवामा के 40 जवान जो शहीद हुए थे उनका परिवार वो लोग अपनी को चाह रहे हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब आप उनके साथ न्याय करेंगे, जिसकी राहुल जी बात कर रहे हैं कि भैया क्यों हुआ था, किसकी गलती थी, किस तरीके से इतना ज्यादा आरडीएफ वहां पर आया, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करी जाएगी।
आजकल आप देखिए पिछले साल में अगर आप सिर्फ सरकारी आंकड़े देख लीजिए, 370 हटने के बाद भी लगातार वहाँ के जवान आम नागरिकों की हत्याएं हो रही हैं, जवान शहीद हो रहे हैं। लेकिन आप आजकल तो ऐसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, प्रधानमंत्री हमारे एक शब्द भी उसके ऊपर श्रद्धांजलि के रूप में भी देना नहीं चाहते। तो ये जनता भली भांति समझ रही किस तरीके से इनको उपयोग किया जाता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की इतनी दमखम, इतने तेज अकेले लड़ने वाले, एक अकेले वाली जो कहने वाले लोग जो है 370 सीट की बात कर रहे हैं, जगह जगह पर इनको जहां पे पहले कह रहे हैं 40 सीट में बिहार में दम पे लड़ लेंगे, वहां पे जेडीयू के साथ उनको गठबंधन करना है, प्रेम कुशवाहा कितनी सीट देंगे, मांझी कितनी सीट देंगे, फिर ये यूपी में 5 पार्टी के साथ गठबंधन में, महाराष्ट्र में 3 पार्टी के साथ गठबंधन में। अभी मेरे भाजपा के भाई प्रवक्ता भाई ने बताया लेकिन अगर इंडिया गठबंधन सामने आया तो आप लोग कहते हैं मजबूत हो रहे हैं, लेकिन अगर एनडीए कई पार्टियों को अपने साथ जोड़े तो आप कह रहे हैं कि कमजोर है। तो बड़े भैया यही हम तो गठबंधन के साथ थे। तो 2014 से 2014 तक में गठबंधन की बड़ी जबरदस्त सरकार चलाई थी। आंकड़े भी बताते हम इनसे कितने ऊपर थे। एक अकेला कहने वाली तो भारतीय जनता पार्टी थी, जिन लोगों को भ्रष्टाचारी कहते थे वो कहने वाले। लेकिन 2019 में भी एनडीए लड़ा था चुनाव में, ऐसा नहीं कि बीजेपी अकेले कूदी थी मैदान में। और आज भी बात करें, अगर देखें, भले बीजेपी अगर 2014-2019 में अकेले दम पर सरकार बना चुकी थी, बीजेपी के पास जो एक मैजिक फिगर था उससे ज्यादा था, लेकिन तब भी उसने जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी थे उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया था। तो कभी बीजेपी ने अपने गठबंधन को भी छोड़ा नहीं है, मजबूत करने में लगी रही हमेशा। अगर मैं एक मिनट उदाहरण के लिए, अगर ये बिहार में जेडीयू के साथ लड़ रहे हैं तो उनकी सीधी से बात है कितने मजबूत नहीं है, इसलिए तो वहां पे गठबंधन का सहारा ले हुए। तो इसका मतलब थोड़ा कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ वोट किया, इनके कैंडिडेट। ठीक है, लेकिन दिल्ली में आप पंजाब के साथ लड़ रहे हैं तो आप मजबूत है। अगर आप बंगाल में आप कोशिश कर रहे थे गठबंधन बनाने की तो वहां पर आप मजबूत बनना चाहते थे। अगर आपने सपा के साथ गठबंधन करना आपने यहाँ पर किया तो आप यहाँ पर मजबूत स्थिति में आ गए। लेकिन बीजेपी अगर गठबंधन कर रही है तो मतलब कमजोर है। हमने देखिए, इन्होंने 3-4 बातें करी, वो कांग्रेस पार्टी ने कभी करी नहीं। इन्होंने जिनको भ्रष्टाचारी बोला उनको एक रास्ता तक नहीं, लेकिन रीजन तो अभी आप यही दे रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन कर रही है। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास हम। ठीक है, विवेक पांडे जी, जिस तरह से अखिलेश यादव ने यहाँ पर नारा दिया है 80 जिताओ बीजेपी भगाओ, तो क्या उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी का रथ रोका जाएगा और उसके अगुवा होंगे अखिलेश यादव? मैं पहले तो मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को प्रणाम करूंगा और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे ये बात याद दिला दूं कि उत्तर प्रदेश, ये तो सारे दल कहते हैं, इतिहास दर्ज है कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र के राजनीति का गलियारे का रास्ता निकल रहा है। और उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत और सशक्त ढाल के रूप में खड़ी है, उसी पीडीए के ब्रह्मास्त्र के साथ, जिस पीडीए के आधार पर हमने 15 साल तक इनको सत्ता से बाहर बिठाए रखा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आज जिस तरीके से राजनीतिक प्रचार प्रसार में बीजेपी मनोवैज्ञानिक खेल खेलने का प्रयास करती है, जिस तरह से बूथ का पोलराइजेशन, चाहे राजनीतिक दलों का पोलराइजेशन, चाहे मैनिपुलेशन, या आप चुनाव की बात करिए प्रक्रिया में धांधली, या जिस तरीके से संस्थाओं के माध्यम से ये प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, ये कोई बहुत नया समीकरण नहीं है। अब आम जनता भी इसकी आदी होती जा रही है। चूंकि जैसे हमारी न्याय यात्रा के साथ हमारी पीडीए यात्रा, दोनों ही दलों के गठबंधन की यात्रा आपने कवर की, आपने भी कवर की, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन बीजेपी के लिए यात्राएं कौन करता है? ईडी करती है, सीबीआई करती है। तो बीजेपी की यात्राएं तो संस्थाएं कर रही हैं। बीजेपी के नेता तो इंपोर्टेड, क्योंकि चूंकि अभी बीजेपी के एक बड़े नेता ने एक वक्तव्य दिया था कि बीजेपी, मैं उस शब्द को नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मुझे भी बड़ा दुख हुआ था कि बीजेपी में कार्यकर्ता नहीं होते, वहां तो पाले जाते हैं। कार्यकर्ता तो कांग्रेस से लिए जाते हैं बीजेपी में और पद पे बिठाए जाते हैं। तो बीजेपी की स्थिति बड़ी कमजोर है। और उससे भी बड़ी बात मैं बता दूं, जो इनकी आंतरिक कला है, उसका जो प्रभाव है वो आपको सीएजी की उस रिपोर्ट में भी देखने मिला था, जिसमें कि इनकी 7 गोल्डन योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट बताई गई थी। तो मुझे लगता है कि जनता मुद्दों पे बात करेगी। और दक्षिण की बात आपने बहुत अच्छी की थी। आपको डीएमके, एआईडीएमके का उदाहरण भी याद है। कर्नाटक चुनाव में आपने इनकी स्थिति देखी। गोवा में किस तरह से सरकार को इन्होंने प्रभावित किया, जनादेश को तोड़ते हुए, उसको पूरी तरह से नकारते हुए इन्होंने खरीद फरोख्त की। महाराष्ट्र चुनाव भी इसका ज्वलंत उदाहरण है। छोटा उदाहरण ले देता हूं, बहुत दूर नहीं जाते, चूंकि हमारे आदरणीय बड़े भाई जो बैठे हैं महाराष्ट्र से बैठे हैं। मुंबई में आप अंधेरी बहुत बड़ा, वहां का बहुत ही क्रीमी लेयर उपनगर माना जाता है। आप वहां की सड़कों पर जरा चल के देख लीजिए। और मैं चुनौती देता हूं, पिछले 5 साल के आरटीआई मांग लीजिएगा, नगर निगम में वहां पे कहीं ना कहीं हर साल मरम्मत का काम हो रहा होगा। लाखों करोड़ भ्रष्टाचार के नाम पे भेंट चढ़ रहे हैं। लेकिन सड़कें ऐसी हैं कि आप अगर गाड़ी चलाएंगे तो गारंटी देता हूं कि 1 महीने के अंदर आपकी गाड़ी की स्टेपनी बैठ जाएगी। और मैं बड़े बखूबी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र से आता हूं। मेरा घर है वहां पे।
तो मैं बड़ी बखूबी जानता हूं कि किस ठीक है, तरह से वहां पे लेकिन नगर उत्तर पालिका प्रदेश से में लेकर अखिलेश के यादव की आप लोग प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर भी आप लोग सामने लेकर आएंगे और लोकसभा में इसी तरह से आप लोग मैदान में कूदेंगे अखिलेश यादव को, क्योंकि आपके कुछ नेता प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे थे उनको। बिल्कुल कूदेंगे और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार बनाने के बाद महाराष्ट्र की परियोजनाओं को गुजरात भेजने का काम किया, महाराष्ट्र को इससे ज्यादा ये ठग नहीं सकते थे। नहीं, उत्तर प्रदेश की मैं थोड़ा बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो बड़ा राज्य है, यहीं से केंद्र की सरकार बनेगी, यहीं से विवेक पांडे जी, क्या अखिलेश यादव का आप लोग प्रधानमंत्री चेहरा बनाने की भी मांग करेंगे, क्योंकि कुछ नेता आपकी मांग कर रहे हैं? नहीं, देखिए हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री का चेहरा योग्यता के आधार पे, बहुमत के आधार पे बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से तय होगा, जिसकी तो अखिलेश यादव क्या योग्य नहीं है क्या? एक ही जनता भी होगी और परिवार भी होगा, विवेक पांडे जी, अखिलेश यादव योग्य नहीं है क्या? रूप तय कर सके। विवेक पांडे जी, अखिलेश यादव योग्य नहीं है क्या? नहीं तो मैं तो कह रहा हूं अखिलेश जी से ज्यादा तो योग्य। मैं तो वही तो कह रहा हूं ना, आप सीधे उसको बोलिए ना, क्योंकि आपके कुछ नेता प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने की मांग कर रहे हैं। क्या इसके साथ आप लोग लोकसभा चुनाव में उतरेंगे और इस मांग को तेज करेंगे इंडिया गठबंधन के सामने? अपनी बातों को कोलैबोरेट करता हूं। बिल्कुल हर राजनीतिक दल का जो कार्यकर्ता है वो चाहता है कि प्रधानमंत्री या बड़े चेहरे जो होते हैं उसकी पार्टी के हो, और बिल्कुल हमें मौका मिलेगा तो अखिलेश यादव जी को हम चाहेंगे कि उनको प्रधानमंत्री के पद पे लाया जाए और प्रोजेक्ट भी किया जाए, क्योंकि योग्यता की बात करिए, नैतिकता की बात करिए, राजनीतिक शिष्टाचार चलिए ठीक है, देखते हैं कि अगर जिस तरह के आप लोग मांग करेंगे तो इंडिया गठबंधन में क्या ये स्वीकार होता है कि नहीं होता, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है राकेश कुमार जी, जिस तरह से पंजाब और दिल्ली में आप लोग ने कांग्रेस का रथ रोका था, कांग्रेस को सत्ता से हटाकर अपनी वहां पर सरकार बनाई है, और इस बार आप कांग्रेस के साथ ही मिलकर बीजेपी के रथ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जो आंकड़ा यहां पर बीजेपी ने सेट किया है 370 का, आप रोक पाएंगे? कितनी अहम भूमिका यहां पर आप पार्टी निभाने जा रही है? ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर है, और मैं दिल्ली के अंदर तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली में बहुत मजबूत तरीके से हम लोग लड़ेंगे, और पंजाब के अंदर हमारी सरकार है, दिल्ली में भी हमारी सरकार है। कांग्रेस का और हमारा वोट आपस में डिवाइड हो जाता था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी यहाँ हावी हो जाती थी और मतलब निकल जाती थी, लेकिन अब वो स्थिति नहीं होने जा रही है। अब क्योंकि कांग्रेस और हम लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। मिलके कहां लड़ रहे हैं? पंजाब में तो अलग अलग लड़ रहे हैं, पंजाब दिल्ली साथ साथ है, पंजाब में अलग लड़ रहे हैं और दिल्ली में मिलके लड़ रहे हैं। तो क्या पंजाब के जो साथ लड़ रहे हैं, दिल्ली वाले नहीं सोचेंगे कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है? एक पड़ोसी राज्य में तो आप लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और दिल्ली में साथ मिलकर लड़ रहे हैं। देखिए, एक रणनीति का हिस्सा है कि दिल्ली के अंदर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिल्ली अपने को फोकस करेगी, दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, और पंजाब के अंदर भी देखिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बीजेपी कहीं नहीं है, ना पंजाब में है ना दिल्ली में है। पंजाब में किसका रिजल्ट अच्छा आएगा, कांग्रेस का कि आप पार्टी का? क्योंकि आप लोग दोनों गठबंधन के हिस्से में हैं। देखिए, हम तो अपनी बात करेंगे। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी 13 सीटें हैं, हम मैक्सिमम सीटें हमारी जीती जाएंगी वो। ठीक है, अगर बाकी राज्यों की बात कर लें, आप पार्टी किस तरह से मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है आपको लग रहा है? नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहीं मजबूत नहीं है। जो 370 से जो अपने को जो 370 का इन्होंने मुहावरा दिया है, नारा दिया है, या 370 सीटें भी को भी अगर आप वो कह रहे हैं, तो इस सब ये जुमलेबाजी है, कुछ नहीं है। 370 से इनको कोई फायदा होने वाला है नहीं, ना कश्मीर में फायदा होने वाला है, ना पूरे देश में फायदा होने वाला है। ये हर जगह जितनी मैक्सिमम सीटें ले चुके हैं, हिंदी बेल्ट में जितनी सीटें मैक्सिमम लेनी थी ये ले चुके हैं। अब सीटें घटने का वक्त आ गया है। देखिए, हम यूपी के अंदर भी बहुत मजबूत तरीके से, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, अखिलेश जी के आने से बहुत मजबूत हो गया है। और हम यहाँ देखिएगा, आप उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हिंदी बेल्ट में जहाँ पे भी हम लड़ेंगे, बिहार के अंदर भी हम बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। आप देखिएगा, ठीक है, जो आप सीटें घटने की बात कर रहे थे भूपेंद्र सुलेरी जी, जिस तरह से कह रहे थे कि राकेश कुमार जी कि बीजेपी अपने एक बहुत अत्यधिक सीट जो जीतने वाली स्थिति में पहुंच चुकी है, अब सीटें घटने का समय आ गया। क्या इसलिए बीजेपी यहां पर साउथ में ही फोकस कर रही है? एक यहां पर हिंदी बेल्ट की अगर बात कर लें तो यहां पर तो अपनी सीटें, जहां अगर मध्य प्रदेश की बात कर लें, एक सीटें यहां पर कांग्रेस के पास है, तो उसको भी बढ़ाने की कोशिश करी। तो जो सीटें हिंदी बेल्ट में बीजेपी के पास नहीं, उसको तो अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन साउथ में यहां पर बीजेपी का ज्यादा जोर है, क्योंकि अगर यहां से कुछ कमी होती है, यहां से भरपाई होगी। अगर यहां से कमी नहीं भी होती तो वहां से भरपाई होगी, तो जो 370 का टारगेट है उसको पूरा कर पाएगी। जी बिल्कुल, आपका जो प्रश्न है वो बड़ा सार्थक प्रश्न है। देखिए, हिंदी बेल्ट में बीजेपी मजबूत है, और अभी एक प्रवक्ता, सपा के प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है,
तो लगभग 160 सीटें हिंदी बेल्ट में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इस तरह से 175 करीब सीटें होंगी। ये इन सीटों का बड़ा महत्व है। भारतीय जनता पार्टी जब से जो मैनेजमेंट का जो उनका जो इलेक्शन का उनका कैंपेन चला है और वो हर चुनाव के बाद अपनी एक समीक्षा करते हैं, उस समीक्षा में हमेशा कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पे एक नया टारगेट देते हैं। जैसे विधानसभा में उन्होंने पिछली बार उन्होंने 300 का दिया था, अब 370 पार का दिया है। बूथ लेवल पे उन्होंने अपने एक वोटर को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक रणनीति अपनाई है। जिस तरह से इनके जो नए नवाचार होते हैं उनको कार्यकर्ताओं को लगातार काम मिलता है और वो ऊर्जा के साथ काम करते हैं। दूसरी बात, उनके पास जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो मोदी जी का नेतृत्व है, अमित शाह जी हैं जो स्ट्रेटेजी में हैं, और दूसरे और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो ज़मीनी स्तर पर जाके कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं। इसके कारण ये उन्होंने अपना जो एक ये वोट प्रतिशत जो 40% पिछली लोकसभा में था वो बढ़ाया है। दूसरी बात, जो दक्षिण राज्य हैं, दक्षिण राज्य में उनका AIADMK से गठबंधन टूट गया है, तो उन्होंने पैरेलल अपने काम जो उनके आनुवंशिक संगठन हैं वो उनको मजबूत फीडबैक दे रहे हैं राजनीतिक रूप में भारतीय जनता पार्टी को, और उसके तहत उन्होंने अभी कुछ नए नवाचार किए हैं। वहाँ पे उन्होंने पार्टी अध्यक्ष एक नए IPS को बनाया है तमिलनाडु में, और केरला में तो उनका अभी खाता भी नहीं है। तो इस तरह से वहाँ कर्नाटक में अभी जो विधानसभा में वो हारे हैं, तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव दोनों अलग अलग थीम पे लड़े जाते हैं, उनका भी एक प्रभाव। तो निश्चित रूप से ये पूरे विपक्ष को इंडिया जो गठबंधन है उसको एकजुट रख के अपना वोट का अगर जितना डिवीज़न होगा, जितना विभाजन होगा, वो बीजेपी को फ़ायदा होगा। अब इनके साथ ये है कि सीटों का बंटवारा किस कैंडिडेट को दी जानी है, कैसे दी जानी, इसमें सामंजस्य अगर ये पार्टी नहीं बना पाएगी इंडिया गठबंधन, तो निश्चित रूप से वही स्थिति होगी जो पिछले लोकसभा में इनकी हुई थी 2019 में। तो इसलिए बड़ी बारीकी से एक एक सीट का मेजरमेंट और कर रहे होंगे, क्योंकि बड़े बड़े राजनीतिक हैं ये लोग, और इनके राजनीति इनके ब्लड में है और इनके प्रभाव में है, और निश्चित रूप से सत्ता से बहुत लंबे समय 10 साल हो गए हैं केंद्र में, और बीजेपी के राज्य बढ़ते लगातार क्रमशः बढ़ते चले जा रहे हैं, और अपनी अपनी उपलब्धियों के कारण वो जब मोदी जी को अपने सामने आगे करते हैं तो और उनके जो कुनवा है जो कि दूसरी पार्टियों का है वो भी उनके साथ जुड़ता चला जा रहा है। तो पार्टियों को अपनी असमता को भी बचाना यहाँ पे कठिन है, क्योंकि उनके जो उनके कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी भी सत्ता से एक लंबी अवधि हो जाता है तो कार्यकर्ता भी टूटता है, और वो उसकी अपनी स्थिति और अपना स्टेटस उसको कायम रखने के लिए वो पलायन करता है। तो विपक्षी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, और उस तालमेल में अभी जैसे आपने कहा कि पंजाब में, दिल्ली में उन्होंने गठबंधन कर लिया, वो आप वहाँ पे रूलिंग पार्टी है और वहाँ पे नहीं हुआ। तो ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो बहुत ही बड़े चुनाव के परिणाम में अपना रोल निभाएंगे। अभी तो क्या है, अभी अपन तो ये क्योंकि देश की एक लीडिंग पार्टी जो रूलिंग पार्टी है और वो अपना एक नया विजन रख रही है, उस पर अभी चर्चा कर रहे हैं। अभी तो दिक्कत जब जाएगी जब पार्टियों का सामंजस्य बनेगा और फिर उसके बाद उनके टिकट का कैंडिडेट का चुनना। तो ये सब बहुत चरणबद्ध जो बिल्कुल ये सारे तमाम चुनौतियां तो सामने आएंगे। लेकिन श्रीवास्तव सर, देखिए चुनौतियों की अगर बात कर रहे हैं तो जो बीजेपी ने 370 का टारगेट यहां पर लेकर चल रही है, मोदी मैजिक, चाहे राम मंदिर की प्राण हम निर्माण की बात करें, 370 हटाने को लेकर कश्मीर से हटाया गया और इसी को लेकर ये 370 का यहां पर टारगेट भी दिया गया। ये सारे मुद्दे हैं, ये मुद्दे क्या बीजेपी को 370 पार कर पाएंगे? मोदी का मैजिक और सारे मुद्दे, और साउथ तो यहां पर बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है। देखिए भागीरथ जी, जहाँ तक 370 के तिलिस्म का सवाल है, आप समझिए जरा सा, मोदी जी एक तरह से बहुत लोकप्रिय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हम सिर्फ उसी बात को कहेंगे जिसमें सिर्फ इंडिविजुअली जो बीजेपी खुद 370 का आंकड़ा दे रही है। और प्रधानमंत्री जी का अभी आपने भाषण सुना होगा तो उसमें उन्होंने सीधे 370 का नारा दिया, और जो है NDA को 400 पार का। अब सवाल ये दो चीज़ों का होता है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के पास एक तो सबसे लोकप्रिय जो है नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, दूसरे सबसे बड़ी स्ट्रेटजी जो बनाने वाले हैं रणनीतिकार हैं अमित शाह जी, और उसके अलावा उनका एक जो है बहुत बड़ा काडर है, जहाँ तक हम समझते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और ज़मीनी स्तर तक उनके कार्यकर्ता हैं। तो
अगर इन सारी चीज़ों को मिला के देखें तो ऐसा लगता है कि ये 370 का आंकड़ा छू सकते हैं। ये पहली बात तो ये है। लेकिन एक दूसरा सवाल भी खड़ा होता है। आपने देखा होगा कि अभी अमित शाह जी मध्य प्रदेश आए हुए थे और उन्होंने किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को समझाया था कि 370 कैसे आओगे। भाई उसके लिए तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लाना पड़ेगा। पिछला विधानसभा चुनाव आप देखे होंगे तो कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा था और उस वोट बैंक के सहारे फिर भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो हम ये कहते हैं कि लोगों को मतदाता लाएंगे कहाँ से? तो जो कांग्रेस के मतदाता हैं उनको भी तोड़ने की बात कहें, और जो ऊपर जैसे 370 में बाकी कुछ बच गया तो आप जानते हैं कि वहाँ नेता टूट जाएंगे, सांसद जीत के भी जा सकते हैं। तो 370 का तिलस्म तो उनका पक्का है। लेकिन सवाल इसका एक और भी है कि हिंदी बेल्ट में सबसे ज़्यादा सीटें जीते हैं पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में। और जिस समय 2019 में चुनाव जीते उस समय एक सर्जिकल स्ट्राइक एक बहुत बड़ा मुद्दा था। ठीक है, उसकी तुलना में आपने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को ला सकते हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा करवा के आपने जो है एक तरह से लोगों के जनमानस में, लेकिन वोटर तो घूम फिर के वही हैं। और जहाँ तक लोक कल्याणकारी योजनाओं का सवाल है, फ्री बीज का सवाल है, इन सारी चीज़ों को लेके जरूर जा सकती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उसको एक सामना ये भी करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी में कि जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, आपने देखा होगा हिंदी पट्टी के 2 बड़े राज्य हैं जहाँ 120 सीटें आती हैं और सपा के साथ और राजद के साथ उनका गठबंधन है कांग्रेस का। और एक बहुत बड़ा वोट बैंक है बिहार में। राजद मजबूत एक विपक्षी पार्टी है और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी है। उसके साथ कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है। अब यहाँ पर दो सवाल है। एक तो पीडीए का जो फार्मूला लेके चल रहे हैं अखिलेश यादव, और इसी तरह से तेजस्वी यादव भी जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो है एक और भी है कि बिहार से जातिगत जनगणना की बात उठाई जा रही है। बहुत सारे मुद्दे होते हैं। देखिए चुनाव में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं और हमें लगता है कि उत्तर भारत के खास करके 2 राज्यों में जाति समीकरण भी एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है। अब इस बार क्या रणनीति होगी, और आपने देखा मायावती इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगी। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ये लगता है कि ये 370 का तिलस्म तो भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है वो पूरा एक मनोवैज्ञानिक ढंग से विपक्ष के ऊपर जो है एक तरह से भारी पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन उसके अलावा भी उसकी काट भी, अगर हिंदी पट्टी में भारतीय जनता पार्टी को अगर सीटें कम हुई तो ये 370 का तिलस्म तो उनका पूरा नहीं होगा। और जहाँ तक साउथ का सवाल है, आप जो वोट प्रतिशत जरूर बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन वहाँ पर अभी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। पिछली बार आपने देखा सिर्फ कर्नाटक में ज़्यादा सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी और वहाँ पर विधानसभा चुनाव हार गई थी। और वहीं से आते हैं जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा था उनका उस क्षेत्र के होने के नाते। तो कहीं न कहीं पर ये देखा जा सकता है कि आने वाले समय में 370 का जो नारा है ये मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित जरूर इंडिया गठबंधन को करेगा। लेकिन उसके अलावा भी भाजपा के पास भी के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसको उत्तर भारत में हिंदी पट्टी में उनको सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये जो टारगेट है दबाव तो जरूर विपक्षी पार्टियां बनाएगा, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर वाकई बीजेपी 370 यहां पर लेकर आ पाएगी, देखने वाली बात होगी। रत्नाकर सिंह जी, क्या बूथ मैनेजमेंट के भरोसे यहां पर है? मुद्दे भी आप लोग के पास बहुत हैं, कश्मीर से 370 हटाना, उसी को लेकर ही टारगेट भी आपने यहां पर सेट किया 370 का, राम मंदिर का निर्माण और तमाम, अगर बात करें ट्रिपल तलाक को लेकर भी आप लोग महिलाओं के वोट की बात करते हैं एक वर्ग को लेकर, और कहीं ना कहीं जो सारे मुद्दे हैं इन मुद्दों को लेकर और बूथ मैनेजमेंट में, क्योंकि हर बूथ में 370 वोटर्स बढ़ाने की मांग की जा रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं आपके जो कांग्रेस के वोटर्स है उनमें से इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी। अभी तक तो हमने देखा है कि जो कांग्रेस के नेता हैं या विपक्षी नेता उनमें से इंक्वायरी करते थे, अब वोटर्स में भी आपको से इंक्वायरी करनी होगी। देखिए भागीरथ जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वोटर जो होते हैं वो किसी की बपौती नहीं होते हैं, और वो जो है वो देखते हैं कि कौन सी पार्टियां उनके हित में काम करती हैं और देश हित में काम करती हैं, वो उनको वोट देते हैं। तो वोट ठीक है, लेकिन इसमें एक लाइन जरूर जोड़ना चाहूंगा। अगर भारत के वोटर्स की बात करेंगे, हमने देखा है अगर पिताजी जिसको वोट देते हैं उनका पुत्र भी उन्हीं को वोट देता है, उनकी पत्नी भी उन्हीं को वोट देती है। ये जो हम एक कल्चर देखते आ रहे हैं भारतीय राजनीति में, ये अक्सर हमने इसलिए देखा है कि एक पुश्तैनी एक होती है जो एक ही पार्टी को वोट देती आती है। धीरे धीरे चीजें जरूर बदलती है, इसलिए मैंने कहा सेंधमारी की इसलिए बात कर रहा था मैं। थोड़ा समय दीजिएगा मुझे। देखिए भागीरथ जी, आज का युवा जो है पढ़ा लिखा है और सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय है। वो देख रहा है कि देश हित के लिए कौन सी पार्टी काम कर रही है। उसके पास तमाम ऐसी चीजें हैं
जो ये कहती हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को वो जाकर वोट देंगे। रही बात मुद्दों की, तो मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में देश को बहुत सारे दंश से उभारा है और बहुत सारी चीजें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जनहित में कार्य किए हैं और वो सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों तक जो है वो बातें पहुंच रही है और वह भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से पूरी तरह से खुश है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की तरफ से वो पूरी हर्षित है। रही बात, मैं कहना चाहूंगा 2-3 चीजें हैं, पॉइंट जो मैंने अभी नोट डाउन किया था, हमारे जो पैनलिस्ट जो कह रहे थे, मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं। एक तो आप ही कह रहे थे कि देखिए देश की जनता बहुत सार में कहूंगा, देखिए देश की जनता जो है ना वो बेवकूफ नहीं है। आप खुद ही कह रहे थे, आप कह रहे थे कि दिल्ली में तो आप साथ में मिल के लड़ रहे हैं और पंजाब में नहीं लड़ रहे हैं, तो देश की जनता ये देख रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, यही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है वो मध्य प्रदेश में 3 महीना पहले एक दूसरे को धूर्त पार्टियां कहती थी और वही आज जो है गलबैया करके। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है बिहार में कुछ समय पहले भी आप लोग जेडीयू को लेकर इस तरह की बातें करते थे। मुझे लगता है तो राजनीति है, राजनीति में हर कोई वक्त के हिसाब से गठबंधन बनाता है और तोड़ता है, लेकिन यहाँ पर वाकई बड़ा मुद्दा है कि 370 का टारगेट क्या पूरा हो पाएगा आपका। कार्तिकेय सिंह जी, देखिए जिस तरह से इंडिया गठबंधन है वहां पर कुछ जो सहयोगी पार्टी इंडिविजुअल लड़ रही हैं, कुछ के साथ आपकी सीट शेयरिंग हो चुकी है, लेकिन यहां पर जिस तरह से 370 को लेकर यहां पर बूथ मैनेजमेंट की बात की जा रही बीजेपी की तरफ से, 370 हर बूथ में यहां पर वोटर बढ़ाने की बात की जा रही है कि अब स्पेसिफिक रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई खास रणनीति सामने नहीं आ रही है। सवाल मेरे से पूछे जाते हैं तो मुझे लगता है कि पूरे देश की उम्मीद सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन से, इंडिया गठबंधन पे उम्मीद है। उसका कारण है कि आप एनडीए गठबंधन में कितनी पार्टियां साथ में लड़ रही हैं, कितनी सीटों पे गठबंधन हो गया, उस पर बात नहीं हो रही है। जब जुलाई में हमारा गठबंधन बना, लगातार सारी मीटिंग हुई, हमारे तमाम मैनिफेस्टो से लेकर पब्लिकेशन से लेकर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, मीडिया डिपार्टमेंट, तमाम तरीके के हमारे अलायंस की पार्टियों की सब एक साथ आके बैठी, एक साथ मीटिंग चल रही है, मैनिफेस्टो पे काम चल रहा है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात चल रहा है और सब एक सुर में, चाहे जवान की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे पहलवान की बात हो, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे आपके लोगों की जो दिहाड़ी मजदूर उनकी बात हो, तो लगातार सारे अलायंस के लोग साथ में लेकिन एनडीए के गठबंधन कहीं, लेकिन इसी बीच में जेडीयू, नीतीश कुमार एनडीए में चले गए, आरएलडी एनडीए में चले गए, तो कहीं ना कहीं कमजोर भी हुआ है गठबंधन आपका। मुझे थोड़ा नहीं, समय कम है, मेरे पास समय होगा तो आऊंगा दोबारा आपके पास। कार्तिकेय सिंह जी, चल रहा है, कितने मजबूत आदमी उस पे होता है, इससे तो गठबंधन बहुत मजबूत हो गया कि रास्ते में डरपोक, डरे सहमे लोग बीच में रास्ता छोड़ के चले गए, तो हम और मजबूती के साथ लड़ पा रहे हैं। ये तो इनको भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि ये परिवार वाला भ्रष्टाचार करते हुए कि सारे दरवाजे बंद हो गए, इनको क्या इतनी जरूरत पड़ रही है? अगर इनके काम इतने अच्छे थे, अगले अपने दम पे लड़ लेते। हर राज्यों में तो साथ में 3-4 पार्टियां, हमारा तो 1-2 पार्टियों से गठबंधन, जो 4-4, 5-5 पार्टियों के दम पे लड़ रहे हैं। और 370 का बड़ा, भगीरथ जी, बड़ी सीधी सी बात है। महाराष्ट्र 3 पार्टियों के साथ है, आप सिर्फ पार्टी का देख लीजिए। वर्तमान में यूपी में 5 पार्टियों के साथ है, 4 पार्टियों के साथ बिहार में है, जेडीएस के साथ कर्नाटका में, तो ये तो खुद कम सीटों पे लड़ने वाले। 370 तो ख्याल ही पुलाव है, दिल ख्याल। ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत एक अहम सवाल है। मुझे लगता है हर कोई देखना चाहेगा बीजेपी किस तरह से सीटों का बंटवारा करती है, ताकि जहां पर खुद 370 प्लस पहुंच जाएगी। ठीक है, विवेक पांडे जी, यहां पर जिस तरह से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, 80 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें इसी प्रदेश में, लेकिन बसपा को आप लोग साथ में नहीं लेकर आ पाए, कहीं ना कहीं कुछ नुकसान नहीं हो जाए? क्योंकि हमने देखा है जब बसपा और सपा थी तो पिछले बार जो सीटें थी बीजेपी की जरूर कम हुई थी। नहीं, देखिए, बसपा की स्थिति तो पिंजरे में बंद तोते की तरह है। मुझे लगता है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तो बड़ा दिन दिखाते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि हम तो चाहते हैं कि मायावती जी मुख्यमंत्री, लेकिन थोड़ा मलाल है कि आप उनको अपने साथ लेकर नहीं आ पाए। उसके लिए हम कहाँ जिम्मेदार हैं? थोड़ा मलाल है आपको, वो आपके साथ नहीं आ पाई है? बिल्कुल मलाल नहीं है। हमने बहुत स्पष्ट संदेश दिया था कि उत्तर प्रदेश, जो कि पर्चा लीक प्रदेश बन चुका है भाजपा के शासनकाल में, जहां सरकारी परीक्षाओं के पर्चे लगातार लीक हो रहे हैं, अभ्यर्थी सड़क से उतर के आंदोलन करने के लिए मजबूर है, क्या मायावती जी जिस समाज का प्रतिनिधित्व करती है, क्या कभी वो सड़क पे मुद्दों को लेकर के दिखाई या सुनाई दी? उनके पदाधिकारी दिखाई सुनाई दिए? जनता ने वास्तव में बसपा को नकार दिया। लगता है शिक्षक भर्ती से लेकर के आप चाहे सामाजिक समन्वय न्याय समिति की रिपोर्ट की बात करिए, किसी भी मुद्दे पे मायावती जी कभी न सुनाई दी, ना दिखाई दी। तो बसपा अपना कोर आधार जो है वोट बैंक का, वो पूरी तरह से समाप्त। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी उनका वोट प्रतिशत अच्छा खासा रहा है, अगर आप पिछले चुनाव का अगर आप आंकड़े उठा लेते। ठीक है, समय कम है मेरे पास। ठीक है,
ठीक है, समय कम है मेरे पास। राकेश कुमार जी देखिए, जिस तरह से जो आपके नेता केजरीवाल लगातार वो ईडी को लेकर आरोप लगाते रहते हैं, 7 बार समन भी हो गया, अभी तक ईडी के पास नहीं गए और लगातार दबाव कहीं ना कहीं बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एक साउथ को लेकर एक खास रणनीति यहाँ पर बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही है, बाकी जो हिंदी पट्टी इलाके वहां पर भी एक खास रणनीति बनाई जा रही है, इंडिया गठबंधन की कोई ऐसी खास रणनीति अभी तक सामने नहीं आई है। राकेश कुमार जी। हाँ जी, मैंने सुना नहीं था जी दोबारा मैं कह रहा था, खास रणनीति क्या आप लोग की गठबंधन की? क्योंकि सिर्फ आप लोग इकट्ठे आ गए हैं लेकिन रणनीति अभी सामने नहीं आई है। गठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत है और रणनीति बड़ी साफ है। अरविंद केजरीवाल जी के आने से बीजेपी यहाँ पर बूथ स्तर तक की रणनीति बना चुकी है कि हर बूथ में 370 प्लस वोटर बढ़ाने। 50 सीटों पर इफेक्ट पड़ने जा रहा है। मैं अभी 40 सीटों के अंदर चुनाव जो हुआ था, सभी हम लोग अलग अलग लड़ रहे थे, उसके बाद भी वोट परसेंटेज बहुत बहुत कम रहा है। आपने देखा होगा 11 करोड़ के करीब वोट पड़े थे अभी चारों सीटों के इलेक्शन के अंदर। 4 करोड़ 80 लाख शायद कांग्रेस को पड़े हैं, 4 करोड़ 90 लाख बीजेपी को पड़े हैं। मात्र छोटा सा वोटों का डिफरेंस है। लेकिन अब हम लोग क्योंकि गठबंधन का हिस्सा है और गठबंधन बहुत बड़ा, ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल ये क्या वोट शिफ्ट होंगे? ठीक है, समय मेरे पास कम है। भूपेंद्र जी देखिए, गठबंधन तो हो गया इंडिया गठबंधन में और रोकने की कोशिश की जा रही है बीजेपी को, लेकिन क्या वोटर शिफ्ट हो पाएंगे? अगर बात करें कांग्रेस के वोटर आपको दे पाएंगे, यहाँ पर वोट दे पाएंगे, आपके वोट यहाँ पर बीजेपी, आपके वोट यहाँ पर कांग्रेस को जाएंगे, इस तरह क्या कांग्रेस के सपा को कांग्रेस को, क्या इस तरह के वोटर शिफ्ट हो पाएंगे? कुछ नहीं है, साझा कैंडिडेट ठीक है, समय मेरे पास कम है। भूपेंद्र जी सवाल ये सवाल है और इसका देखिए, लोकसभा का चुनाव एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लड़ा जाता है और प्रधानमंत्री कैंडिडेट एनडीए का घोषित है मोदी जी के सामने, और इनके पास अभी गठबंधन तो छोड़िए, आप कैंडिडेट ही कहाँ हैं, और ये एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और उन्होंने अपनी एक छवि बना रखी है और ये नीचे से युवाओं से लेके महिला चाहे पुरुष सबके बीच में वो लोकप्रिय बन गए हैं और निश्चित रूप से इसका इनका प्रभाव पड़ेगा। अब ये देखिए, आगे चुनाव आएंगे तो उस समय कैसी रणनीतियां बनती है, किस तरह से चार्जेस लगते हैं, वो एक अलग हिस्सा है। लेकिन वर्तमान स्थिति में देखते हुए मोदी जी के फेस के सामने कोई भी नेता उनकी लोकप्रियता हो। और बड़ा सवाल है क्या यहाँ पर वोटर शिफ्ट हो पाएंगे? श्रीवास्तव सर, वोटर शिफ्ट हो पाएंगे तो बड़ा सवाल है, लेकिन बीजेपी की यहाँ पर बूथ की रणनीति यहाँ पर भी सामने आ गई, उसके मुकाबले इंडिया गठबंधन की कोई खास रणनीति सामने नहीं आई अभी तक। नहीं, ये बात सही है कि इंडिया गठबंधन की रणनीति सामने नहीं आई है, लेकिन एक चीज़ और भी देखिए, एक रणनीति ये है कि सबसे ज़्यादा जो है नुकसान आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को किया है, भाजपा को नहीं किया है। आप देखे होंगे, गुजरात में देखा होगा, दिल्ली में देखा होगा, इवन पंजाब में ही आप देखिए मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही है। तो नुकसान, अगर ये साथ आने से थोड़ा एक परिवर्तन तो होता है, नहीं तो आमने सामने लड़ रहे थे। अब उसके बाद उसके वोटर शिफ्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, कोई पंचायत और इसका चुनाव। लेकिन रणनीति में बीजेपी जरूर आगे। हाँ, रणनीति में तो बहुत आगे है, लेकिन एक चीज और भी है कि अगर इंडिया गठबंधन कोई चेहरा देता है, चेहरे तो गिनती के अब बचे हैं। नीतीश कुमार थे, वो तो चले गए इनके साथ, वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे पहले से ही। 2014 में देखिए, नाराजगी भी इसी वजह से थी कि मोदी जी को बनाया था प्रधानमंत्री कैंडिडेट। लेकिन अगर मान लीजिए उत्तर भारत में कोई भी नेता, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी तो मना कर देते हैं कि हमें नहीं बनना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। अगर अखिलेश यादव एक चेहरे के रूप में इंडिया गठबंधन लाती है तो निश्चित रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश में एक मैसेज जरूर जाएगा। बिल्कुल, और 80 प्लस चले 120 सीटें हो जाएंगी। अगर यहाँ पर कोई मजबूत स्थिति में दिखाई देगी इंडिया गठबंधन, तो बीजेपी के लिए मुश्किल जरूर हो जाएगी और जो आंकड़ा छुपाना बड़ा मुश्किल होगा। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, रत्नाकर सिंह जी, कार्तिकेय सिंह जी, विवेक पांडे जी, राकेश कुमार जी, भूपेन्द्र सुलेरी जी और आरपी श्रीवास्तव से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी ने 370 का टारगेट दिया है, एक तरह का तिलिस्म है, बीजेपी क्या इस तिलिस्म को तोड़ पाएगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी की बूथ मैनेजमेंट की यहाँ पर एक सामने रणनीति आ चुकी है, हर बूथ में 370 प्लस वोटर बढ़ाने। देखना होगा रणनीति कितनी काम आती है और इंडिया गठबंधन बीजेपी को रोकने में, जो इसकी तिलिस्म है 370 का आंकड़ा, इसको रोकने में कितना कारगर साबित होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।